हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सारणिक में कोफैक्टर और माइनर किस तरह से निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सारणिक के सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नहीं एडजॉइंट जो होता है मैट्रिक्स का ये किस तरह से निकालते हैं और इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं, इतना सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं एक सारणिक के अनुप्रयोग से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि एक आपका जो बिंदु है ए जिसका शीर्ष x1 y1, एक बिंदु बी जिसका शीर्ष x2 y2 और यहाँ पे एक बिंदु आपका है तथा यहाँ पे तथा एक बिंदु सी है जिसका शीर्ष है x3 y3। ये सब क्या है? ये सब आपका एक त्रिभुज का शीर्ष है, एक त्रिभुज का शीर्ष है। अब इतना लिखने के बाद में आपको बनाना पड़ेगा फिर एक ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ऐसे आप लोग खींच लेना और एक ट्राइंगल खींचने के बाद में यहाँ पे ये जो शीर्ष है इसके नाम रख देना। यहाँ पे ये हो गए शीर्ष के यहाँ नाम। शीर्ष का नाम यहाँ पे, इसका नाम बिंदु ए है, इसका नाम बिंदु बी है, इसका नाम बिंदु सी है। ए का जो शीर्ष है वो कितना है? x1 y1 और ये आपका x1 y1 और बिंदु बी का शीर्ष x2 y2 और यहाँ पे बिंदु सी का जो शीर्ष है वो x3 y3 है। अब यहाँ पे जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लिखने जाएंगे तो यहाँ पे लिखना एरिया बराबर 1/2। ये आपका जो सारणिक होता है इस तरह से, और इसमें इनके शीर्षों को लिखना है ऐसे कुछ x1 x2 x3 और यहाँ पे y1 y2 और यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब इस सब को इस तरह से सारणिक के रूप में हम लोग लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या उस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा? मतलब हम लोग x1 को रोकेंगे, फिर हम लोग x2 को रोकेंगे, फिर हम लोग x3 को रोकेंगे, और जो आपका फॉर्मूला था क्लास 9th और 10th में त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस तरह से हम लोग को यहाँ पे इस चीज़ को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखो, नए पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे वही जो अभी आपने लिखा है सारणिक के रूप में, x1 x2 और यहाँ x3 और यहाँ y1, यहाँ y2 और यहाँ y3, यहाँ 1 1 एंड यहाँ 1। इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो जगह नहीं बचेगा। मैं इसको थोड़ा ना, इसी चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ से आगे से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/2 इसमें आप लोग को रोकना है सबसे पहले x1 को, इस x1 को हम लोग रोकेंगे। तो x1 को रोकने पे आप जानते हैं कि जो इसमें रो और कॉलम होता है वो किस तरह से गायब होता है। तो पहला एलिमेंट रोकने से जो आपका पहला रो होगा, है ना, और जो पहला कॉलम होगा ये गायब हो जाएगा, और जो बचता है इसका हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी तिरछा गुणा करा लेते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। इतना ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे y2 का यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ कराएंगे तो क्या आएगा? y2, है ना, y2 इकन्नम y2 और माइनस y3 इकन्नम y3। इतना ठीक है? इतना हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। अगला यहाँ पे आपका क्या मतलब कि सोच होना चाहिए, अगला यहाँ पे x2 आता है ना, तो यहाँ x2 को जब रोकेंगे, यानी x2 वाला हम लोग पार्ट रोक लिए हैं। x2 वाला पार्ट रोकने पे क्या होने वाला है? x2 वाला पार्ट रोकेंगे तो x2 वाला जो आपका रो है और जो x2 वाला पूरा कॉलम है ये गायब हो जाएगा। तो क्या क्या बचा यहाँ पे एलिमेंट में? ये y1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, ये y3 बचा है और यहाँ 1 बचा है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो y3 का नाम क्या हो जाएगा? y3, है ना। तो यहाँ पे y3 का नाम y3, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो इसको भी आप लिख लो यहाँ पे। तो y3 का नाम y3 और माइनस y1 का जब एक में गुणा कराएंगे तो y1 गन्नम y1। इतना ठीक है? अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगला स्टेप आप लोग अब यहाँ पे x3 को रोकने वाले हो ना, तो x3 को जब रोकेंगे तो ये वाला रो और एक ये पहला तीसरा वाला कॉलम गायब हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों x3 को रोक दिया है, तो x3 को रोकने पे बताओ क्या बचेगा? तो आपके सामने यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या क्या बचा है आपके सामने? तो यहाँ पे ये वाला बचा है, ये हिस्सा बचा है, ये हिस्सा बचा है, ये हिस्सा बचा है। ठीक है? तो y का नाम y1 हो जाएगा, y का नाम y1 और माइनस y2 1 जा y2। इतना आपको आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो इसी को आप बोलते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस तरह से निकालते थे। तो मिला लेना आप लोग। तो ये आपका एक सारणिक में कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, जरा यहाँ पे ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है सारणिक में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपका जो त्रिभुज का शीर्ष हो वो दिया हो,
तो 1,2 मान लो ऐसे दिया हो, और जो बिंदु बी है वो -2, मान लो 3 दिया हो, और जो बिंदु सी है वो आपका मान लो -5, -4 दिया हो, और यहाँ से हम लोग को निकालना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला अभी आपने देखा है सारणिक के रूप में किस तरह से होता है। ये होता है 1/2, और ये x1, ये x2, और ये यहाँ पे x3, और यहाँ पे ये y1, यहाँ पे y2, और यहाँ पे y3, ये 1 1 एंड ये 1। तो हम लोग को सिर्फ इसी से मतलब है सारणिक से, हम लोग को जो भी पीछे लिखे हैं क्लास 9th और 10th वाला फॉर्मूला उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लो, तो ये वाला x1 का मान है, ये वाला y1 का मान है, ये वाला x2 का मान है, ये वाला y2 का मान है, और ये वाला आपका x3 का मान है, और ये वाला आपका y3 का मान है। ओके, अगर इतना ठीक है तो सारा का सारा मान उठा के इसमें रख दो। तो जब इसमें हम लोग रखेंगे तो 1/2 x1 की जगह पे 1 हो जाएगा, और y1 की जगह पे 2 हो जाएगा, पहले से 1 मौजूद ही है, और यहाँ x2 की जगह पे -2 हो जाएगा, और यहाँ y2 की जगह पे 3 हो जाएगा, पहले से 1 मौजूद है, और x3 की जगह पे -5 हो गया, और यहाँ पे आपका y3 की जगह पे -4 हो गया, एक तो पहले से ही है। अब यहाँ आगे बढ़ जाओ, और यहाँ जब हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूरा आंसर क्या होने वाला है, तो फटाक से यहाँ पे 1/2, और यहाँ भी वही काम रोकना पड़ेगा, एक को रोको यहाँ पे, एक को जब हम लोग रोकेंगे तो आपका 1 3 3 और -4 1 4, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और प्लस अगेन यहाँ पे आप क्या रोकोगे। अब इसको आप सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, इसको आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो 2 को रोको, तो यहाँ जब 2 को हम लोग रोकेंगे तो यहाँ पे 2 को रोकने पे क्या आएगा, ये पूरा कॉलम गायब, ये पूरा रो गायब, यानी -2 1 2, और ये -5 1 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब प्लस 1 को रोको, 1 को जब रोकेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ये वाला गायब, और ये पूरा का पूरा ये वाला गायब, है ना। तो यहाँ पे आपका गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, ये बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई, तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से -5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग रोकते हैं, और रोक के इस तरह से मल्टीप्लाई, ये सब पहले हो चुका है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे 4 3 7 1 7 हो जाएगा, और प्लस -5 2 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 और 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 आपका हो जाएगा 15 और 23, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 23। ओके, अब इसको जब हम लोग यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो इस सबको जोड़ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 7 6 13 13 और 3, है ना, तो आपका हो जाएगा 36, है ना। और इसको आप जब काटोगे तो ये आपका आएगा 18, क्या आएगा 18 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से। ओके, तो ये आपके सामने था कुछ क्वेश्चन और इसका सवाल था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत मेन चीज़ है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट क्या होता है ना, एडजॉइंट क्या होता है, ये इस तरह से भी लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, या इसी को सिंपल ADJA इस तरह से भी लिखते हैं। ओके, सिंपल अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ADJA जो होता है यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होता है, तो ये आपका जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, और कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हो, देखो ध्यान से यहाँ पे पहले इसको समझो, कोई मैट्रिक्स दिया हो तो इस मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है A11 A12 एंड A13, और क्या होता है A21 और A22 A23, और यहाँ पे A31 और A32 और A33, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे जो A11 है इसी को मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, मतलब इस तरह से A11 A12 A13, ओके, A21 A22 A23, और यहाँ पे अगला है A31 A32 और A33। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये आपने यहाँ क्या लिख दिया, सर आपने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, ये थोड़ा देखना यहाँ पे जगह कम था तो मैं यहाँ पे A33 लिख दिया। ओके, अब तुम लोग बोलोगे सर आपने ये यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, यानी कि जिसको सहखंड बोलते हैं, और माइनर किस तरह से निकालते हैं, ये दोनों हमने पिछले वीडियो में बताया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं लेक्चर फर्स्ट, और यहीं पर हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं कि इस मैट्रिक्स में कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, है ना। अब
आगे यहाँ पे हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, तब आप लोग को ये बात अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया हो, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, A11, A12, A13, A21, A21 है ये, A22, A23, और यहाँ पे A31, और यहाँ पे A32, A33, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ माइनर की, तो माइनर को M से दिखाते हैं। तो माइनर आपका होता है M11 के फॉर्म में, M12 के फॉर्म में, और आपका होता है M13 के फॉर्म में, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है। और भी ऐसे आपका M21, M22, M23, M31, M32, M33, इस तरह से होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बच्चों M11 की बात करते हैं, तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, आपका जो माइनर होता है ये सब मैट्रिक्स होता है। मतलब जैसे सेट होता है और सेट के अंदर के कुछ एलिमेंट का जो सेट है उसको सबसेट बोलते हैं। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स के अंदर का कुछ मैट्रिक्स वो सब मैट्रिक्स बन जाता है। तो जैसे M11 क्या होगा, M11 का मतलब होता है कि आपको पहला रो जो है और पहला कॉलम इसको गायब कर देना है। जो बचेगा आपका, ये आपका बन जाएगा माइनर। मतलब यहाँ पे क्या क्या बचा है बच्चों, A22 बचा है, A23 बचा है, और A32 बचा है, और A33 बचा है। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका माइनर है। ऐसे ही आप M12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम को रोक के, और M13 पहला रो तीसरा कॉलम को रोक के बना सकते हैं। माइनर इस तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर क्या चीज़ है, कोफैक्टर को दिखाते हैं नॉर्मली AIJ। इसका एक फॉर्मूला होता है कि -1 की पावर ये जो I प्लस J है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होता है ना ये, और ये आपका M यानी माइनर MIJ, ये आपका इतना पूरा चीज कहलाता है कोफैक्टर। ये फॉर्मूला है कोफैक्टर का। तो देखो यहाँ पे आ नहीं गया। ऐसे आप लोग जब A11 निकालने चलोगे तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका बच्चों A11 जब हम लोग निकालेंगे, यानी पहला जो आपका यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला भी लिखा था, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग A11 निकालने जाएंगे तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। मतलब I पहला रो और J पहला कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं A11, मतलब कि यहाँ -1, I की वैल्यू 1 और J की भी वैल्यू 1, और यहाँ पे M और 1 तो M11। ओके, IJ तो -1 की पावर 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये M11, तो 1 का मल्टीप्लाई M11 में तो उतना ही आएगा। और M11 बताओ कितना होता है, तो वो आपका होता है बच्चों A22। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने निकाला था M11 ना, यहाँ से ये M22, M23, A23 और A32, A33 है ना। ये फॉर्मूला ये सब इतना आप लोग को आना चाहिए, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर को लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग बच्चों इस फॉर्मूले से A11 निकालेंगे, और ऐसे ही आपका A12 निकालना है, ऐसे ही आपको A13 निकालना है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से जब आप निकालेंगे सारा का सारा वैल्यू, फिर आप यहाँ पे रखेंगे लाके, फिर यहाँ पे रखने के बाद में इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी जो आपका ये कोफैक्टर था, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद में अगेन आप इस बात को यही समझ लो कि ट्रांसपोज करने के बाद में जो आएगा वो आपका होगा एडजॉइंट A। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एडजॉइंट A को फाइनल लिखने वाला हूँ कि जो फाइनली आपका एडजॉइंट A होता है, ये आपका बच्चों होता है इसका ट्रांसपोज जानते हो, रो आपका कॉलम बन जाता है ना। तो A11, A12 इस तरह से आपको इसको कॉलम बना देना है, A11, A12 और A13, इस तरह से आपको कॉलम बना देना है। फिर ऐसे ही A21, फिर A22, और फिर यहाँ पे A33। ओके, इस तरह से, सॉरी A23 है यहाँ पे, A23। ओके, फिर अगला देखो A33, A31, A32 और A33। तो हम लोगों ने इसको पलट दिया उठा के, मतलब रो को मैंने कॉलम बना दिया है, बस ये ट्रांसपोज है उसका। लेकिन ये चीज भैया याद रखना कि ये जो A11 है आपका, वो स्मॉल A11 से बहुत अलग है। स्मॉल A11 आपका एलिमेंट्स है, तत्व है, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो A11, A21, A31, ये सब आपका कोफैक्टर है, और इसका बाकायदा एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले से तब हम लोग निकालेंगे, यानी AIJ -1 की पावर I + J MIJ, ये फॉर्मूला होता है, और इस तरह से हम लोग निकालेंगे सारा, तब हम लोग वहां रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला वहां पे क्या था आपका टॉपिक, अगला आपके सामने इसमें लिखा था इस टॉपिक में इनवर्स। देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स, इसको भी उत्क्रम बोलते हैं, तो इसको भी जरा ध्यान से समझ लो कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी तो एडजॉइंट का काम तो बच्चों खत्म हो गया है ना, जो एडजॉइंट का काम है ये तो आपका हो गया खत्म।
चलो यहाँ पे हम लोग अब समझ लेते हैं इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी आव्यूह का इनवर्स व्युत्क्रम क्या होगा। ओके, तो ये जरा ध्यान देना कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका दिया है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मान लो ए हो और कोई मैट्रिक्स बी हो, तो ये आपका ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का आने का मतलब कि एक आ जाए, एक। तो अगर आप किसी नंबर, यानी कोई नंबर आप 2 लिखते हैं और इसी 2 के उल्टे से, मतलब इनवर्स से, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कटने पे क्या आएगा? 1। ऐसे यहाँ ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो जो बच्चों यहाँ आप मैट्रिक्स बी को देख रहे हो, ये बी आपका ना ए इनवर्स होगा। क्या होगा? ए इनवर्स। मतलब यहाँ पे ए और बी की जगह पे आप रखो ए इनवर्स, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा? यहाँ पे आपका आई आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ए और ए इनवर्स आपका 1/a हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल, तो यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, सारणिक में 1 नहीं लिखते हैं, सारणिक में 1 को बच्चों आई लिखते हैं, 1 को आई लिखते हैं।